हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रॉस स्टूडियो सर्कल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट जो कि संसद के नाम से हम लोग जानते हैं। और चलिए आज हम लोग समझेंगे कि पार्लियामेंट में किसके बारे में बात कही गई है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बारे में क्या क्या बातें कही गई है, और पार्लियामेंट कहते हैं किसको है और क्यों कहते हैं। चलिए उसके बारे में समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। ये देखिए, पहले समझते हैं कि संसद का गठन कब हुआ था। संसद का गठन गठन का ये तीन रूप के रूप में जाना जाता है। संसद को तीन रूपों में गठन किया गया था, जिसे राष्ट्रपति उसके अंतर्गत अंतर्गत रखा गया, उसके बाद लोकसभा को, उसके बाद राज्यसभा को। अब तीनों को समझेंगे। राष्ट्रपति के संसद में राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा गया है, लोकसभा के बारे में क्या कहा गया है, राज्यसभा के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये देखिए, राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि, वन सेकेंड, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ डिफरेंट कलर, ताकि आप लोग को कुछ समझ दिखाई पड़े सही से। ये देखिए, राष्ट्रपति के बारे में यही कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अभिन्न अंग मतलब क्या? वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका अंग माना जाता है, इसीलिए अभिन्न अंग कहा गया है। समझ गए? नेक्स्ट बात की जाए तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है। संसद के बारे में राष्ट्रपति के लिए ये बात कही गई है। फिर कही गई है कि वह दोनों सदनों का सत्र आहूत और सत्रावसान करता है। समझ गए दोस्तों? लोकसभा का विघटित भी कर सकता है, या दोनों सदनों को संबोधित करता है, या अध्यादेश भी जारी कर सकता है। समझ गए दोस्तों? ये राष्ट्रपति के बारे में बात कही गई है। इसके बाद देखिए लोकसभा के बारे में। लोकसभा की बात की जाए तो इसे निम्न सदन, और इसे क्या कहा जाता है, इसे फर्स्ट चैम्बर और पॉपुलर हाउस या हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है। समझ गए? क्या कहा जाता है? आप लोग सिंपल सा बात याद रखिएगा कि ये निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, और इसे तो चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर कहा जाता है, पॉपुलर हाउस कहा जाता है, और हाउस ऑफ द पीपुल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भारत के लोगों का यह प्रतिनिधित्व करता है। कौन? लोकसभा। चलिए राज्यसभा की बात की जाए तो इसे उच्च सदन कहा गया है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है। उच्च सदन मतलब क्या? ये सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ द एल्डर्स या काउंसिल ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, जो कि ये दूसरा चैम्बर इसको माना जाता है राज्यसभा को। ये बूढ़ों का हाउस भी कहा गया है, या राज्य का काउंसिल भी कहा गया है इसे। और संसद में राज्य के हितों का ये प्रतिनिधित्व करती है। ये किसी के हितों का प्रतिनिधित्व करती है? ये राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करती है संसद में। समझ गए दोस्तों? इसके बाद समझेंगे कि दोनों सदनों में, उच्च सदन और निम्न सदन में, दोनों में कैसी संरचनाएं दी गई है, किस प्रकार से बताया गया है। चलिए हम लोग समझते हैं लोकसभा की संरचना के बारे में। लोकसभा की संरचना की बात की जाए तो ये देखिए, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य रहते हैं? अधिकतम रहते हैं 550 सदस्य रह सकते हैं। समझ गए दोस्तों? और 530 सदस्य क्या करते हैं? राज्यों के ये प्रतिनिधित्व करते हैं, और 20 सदस्य संघ राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में ये बात कही गई है कि राज्यों में जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लोग हैं, वहां के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वहां के निर्वाचित किया जाता है। समझ गए? और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में कहा गया है कि संघ राज्य जो क्षेत्र है, वो लोकसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिनियम 1965 के तहत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, ये 20 सदस्य। और जानते हैं दोस्तों, हम लोग ये बात जानते हैं कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को नामित करने के लिए प्रावधान का विस्तार नहीं कराया गया है। ये बात आप लोग नोट करके रख लीजिएगा आंग्ल भारतीयों के बारे में। आंग्ल भारतीय के बारे में चलिए देखिए, अब राज्यसभा की संरचना के बारे में देखिए। ये देखिए, इसमें अधिकतम सदस्य कितने रहते हैं? अधिकतम सदस्य इसके हो सकते हैं 250, और उसमें कितने थे? लोकसभा में 530 थे, और राज्यसभा में 250। और इसके राज्य के प्रतिनिधित्व में कितने सदस्य रहते हैं? राज्य के प्रतिनिधित्व में ये 238 सदस्य रहते हैं, और 12 मनोनीत सदस्य के रूप में रहते हैं। चलिए इसके निर्वाचन की प्रणाली के बारे में समझते हैं कि निर्वाचन के बारे में क्या बताया गया है। लोकसभा के निर्वाचन की प्रणाली की बात की जाए तो पहला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें कि संविधान को दो प्रकार से प्रतिनिधित्व की एकरूपता को सुनिश्चित करता है,
और पहला विभिन्न राज्यों के बीच एकरूपता को सुनिश्चित करता है, दूसरा राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के बीच ये एकरूपता को सुनिश्चित करता है। दूसरी बात कही जाए तो ये प्रत्येक लोकसभा के प्रत्येक जनगणना के उपरांत पुनः समायोजन की बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर निम्नलिखित के लिए पुनः समायोजन किया जाता है, जैसे कि राज्यों को लोकसभा में सीटों का आवंटन, प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अधिकारों के लिए प्राधिकार और रीति का निर्धारण कर सके। इसके बाद बात कही गई है कि इसके बाद बात कही गई है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए बात कही गई है। इसमें बताया गया है कि संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या की अनुपात के आधार पर ही सीटों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा जनवरी 25 से 2030 तक ये बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ाया गया है इसे? जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद बात बताया गया है कि निर्वाचन प्रणाली में फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, जो कि संविधान ने लोकसभा के चुनावों के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को अपनाया है। इसके तहत समझ गए दोस्तों, ये बात कही गई है लोकसभा के निर्वाचन प्रणाली के बारे में। चलिए समझते हैं कि दोनों सदनों में इसकी अवधि के बारे में क्या बात बताया गया है, इसकी अवधि कैसी रहती है, कितनी की रहती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए दोस्तों। अवधि की बात की जाए तो पहला लोकसभा के बारे में देखते हैं। यह अस्थाई संस्था नहीं है। कौन? लोकसभा। लोकसभा को अस्थाई संस्था नहीं मानी गई है, यह अस्थाई रूप से नहीं है। इसके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष दोस्तों? 5 वर्ष। याद रखिएगा, ये 5 वर्ष की अवधि होती है और राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये न्यायालय में इसका केस नहीं जा सकता है। आपातकाल स्थिति में अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कहाँ के? लोकसभा के। लोकसभा के जो अवधि है उसको यदि आपातकाल कोई स्थिति आ जाती है तो उस समय 1 वर्ष करके एक बार बढ़ाते हैं, एक बार करके। ये विस्तार किसी भी स्थिति में आपातकाल समाप्त होने के उपरांत तक ये 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब कि ये 6 माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए अब समझते हैं राज्यसभा के अवधि के बारे में। राज्यसभा की अवधि की बात की जाए तो यह अस्थाई संस्था होते हैं। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा अस्थाई संस्था होते हैं। इसका विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है। और इसके 1/3 सदस्य जो रहते हैं वो सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब कि वो पुनः निर्वाचन होता है और पुनः मनोनयन के लिए वो पात्र हो जाते हैं। इसके द्वारा वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट बात कही जाए तो ये सदस्यों की पदावधि संविधान के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। ये संविधान में इसका कोई जिक्र बारे इसका नहीं किया गया है। ये किसके द्वारा निर्धारित होती है? ये निर्धारित होती है संसद के द्वारा। ये संसद पे पूरी तरह से छोड़ दिया गया है इसकी पदावधि संविधान के बारे में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसके तहत इनकी पदावधि को 6 वर्ष तक, इनकी अवधि को कब तक बढ़ाया जा सकता है? 6 वर्ष तक है। सॉरी, ये 6 वर्ष तक इनकी अवधि होती है। समझिए दोस्तों, कब तक होती है? वहाँ लोकसभा में 5 वर्ष तक की होती है और राज्यसभा में ये 6 वर्ष की होती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा राष्ट्रपति को सदस्यों की पदावधि में कटौती करने का अधिकार प्राप्त है। समझ गए दोस्तों? ये राष्ट्रपति किसी भी सदस्य के उसके पद अवधि में कटौती कर सकते हैं। मतलब उनका मान लीजिए 6 वर्ष दिया गया है अवधि, तो वो 5 वर्ष अपने सिचुएशन के अनुसार वो प्रॉब्लम को वो क्या उठती है वहाँ सदन में बात, उसके अनुसार ये घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं संसद की सदस्यता की। संसद की सदस्यता की बात की जाए तो संसद की सदस्यता में पहले देखते हैं कि क्वालिफिकेशन उनके लिए क्या रखा गया है, उनकी अर्हताएं क्या बताई गई है संविधान के द्वारा। समझ गए दोस्तों? संविधान के द्वारा यह बताया गया है कि पहले तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात बताया गया कि उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी। मतलब राष्ट्र निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष ही शपथ लेना होगा इनको ये बात कही गई है। और बात बताया गया है कि
राज्यसभा के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? राज्यसभा के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। समझ गए दोस्तों? या उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा यदि निर्धारित अन्य अर्हताएं करती है तो वो भी अर्हताएं होनी चाहिए। और इनकी बात कही गई है संसद की सदस्यता की, तो ये कुछ निर्हरताएं के बारे में बात कही गई है कि क्या क्या बात पर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। चलिए डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में समझे तो ये देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, यदि वह व्यक्ति या संघ या राज्य के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण करता है तो उसे ये डिस्क्वालीफाई इसके तहत कर दिया जाएगा। दूसरी बात कही गई कि यदि वह विकृत चित्त और न्यायालय में ऐसी घोषणा की है तो उसके तहत भी इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तीसरी बात बोली गई है कि यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया है, दिवालिया घोषित करने पर भी इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। समझ गए दोस्तों? वह व्यक्ति, वह भारत का नागरिक यदि नहीं है या उसने किसी भी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता अपने स्वेच्छा से ले लिया है या किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठावान है तो इससे भी उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। और बात कही गई है कि यदि वह संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि के द्वारा निर्हर्त कर दिया गया है तो उसके द्वारा भी इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की जाती है। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं अर्हताएं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार क्या क्या बात बताई गई है और किसके लिए? संसद की सदस्यता के लिए। संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार क्या क्या बात कही गई है और क्या क्या निर्हताएं के बारे में बात कही गई है, इसके बारे में समझते हैं दोस्तों। ये देखिए, जन प्रतिनिधित्व के बारे में बात की जाए तो ये आप लोग नोट कर सकते हो दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति राज्य का या संघ का राज्य क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। राज्यसभा में चुने जाने के लिए एक व्यक्ति किसी भी राज्य का मतदाता हो सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य उन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं है। ये जनप्रतिनिधित्व के बारे में अर्हताएं की बात की गई है। और निर्हताएं की बात बताई गई है कि चुनावी अपराध में दोषी पाया गया हो तो उसको हटा दिया जा सकता है। किसी भी अपराध में उसे 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा नहीं होनी चाहिए। वह निर्धारित समय के भीतर ही चुनावी खर्चे का विवरण देने में असफल रहा हो तो उसके आधार पर भी सरकारी अनुबंधों, कार्यों और सेवाओं में रुचि रखता हो या किसी निगम के लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निर्देशक के पद पर हो जिसमें सरकार 25% का हिस्सा है सरकार का, तो इसके आधार पर और निर्हरताएं बात बताई गई है। ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार बात बताई गई है संसद की सदस्यता के लिए। ये बात याद रखिएगा, किसके लिए? संसद की सदस्यता के लिए। चलिए अब पढ़ते हैं, समझते हैं कि दल बदल के आधार पर क्या क्या निर्हरताएं है। समझे दोस्तों? ये देखिए, दल बदल के आधार पर बात की जाए तो ये 10वीं अनुसूची के तहत ये कुछ निर्हरताओं के बात के प्रश्नों का समाधान के लिए बात बताया गया है कि राज्यसभा में सभापति या लोकसभा में अध्यक्ष करता है। कौन? राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में अध्यक्ष करता है, ना कि भारत का राष्ट्रपति निर्हरताओं के प्रश्नों का समाधान करता है। समझ गए दोस्तों? समाधान कौन करता है? सभापति और अध्यक्ष। सभापति कहाँ के? राज्यसभा के और अध्यक्ष लोकसभा के। दूसरी बात कही गई है कि ऐसा निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा समीक्षा के अधीन होता है, जो कि हो तो हेलोहन वाद 1992 में बात कही गई थी। समझ गए दोस्तों? इसके बारे में दल बदल के आधार पर निर्हरताएं बहुत सारे 4 पॉइंट में देखिए, ये 4 पॉइंट में दर्शाया गया है यहाँ। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बात कही गई है कि यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है या जिस दल के टिकट पर उसे चुना गया था उससे सदस्यता अपनी त्याग देता है तो उसकी निर्हरताएं मानी जाती है। दूसरी बात है कि वह अपने राजनीतिक दल के द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है तभी, नहीं तो यदि निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब उनको हटा दिया जाता है। या तो कोई भी नामित या नाम निर्देशित सदस्य 6 महीने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब उसकी निर्हरताएं दल बदल के आधार पर बताई जाती है। समझ गए दोस्तों? चलिए अब समझते हैं कि स्थानों की बात। स्थानों का रिक्त होना मतलब कब कब
वो पद रिक्त हो सकता है। समझ गए दोस्तों? ये देखिए, ये डायग्राम के अनुसार आप देख सकते हैं कि यदि कोई दोहरी सदस्यता ले लेता है तो उनको स्थान अपनी खाली करना पड़ेगा पद, निर्भरताएँ के आधार पर, या कोई पद त्याग देता है, या अपने पद पर अनुपस्थित रहता है, या जो अन्य स्थितियाँ पैदा होती है और उसके द्वारा रखी जाती है उसके आधार पर। चलिए एक-एक करके समझते हैं कि दोहरी सदस्यता के बारे में क्या बात कही गई है। दोहरी सदस्यता की बात की जाए तो दोहरी सदस्यता में यही बात कहा गया है कि पहले ये समझ लीजिए दोहरी सदस्यता में क्या बात कही गई है। ये बात बताई गई है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार ये दोहरी सदस्यता के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अंतर्गत कि कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदन में चुन लिया जाता है, या उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है। यदि सूचना देने पर राज्यसभा में उसकी सीट की पुष्टि की जाती है और दूसरा सीट रिक्त हो जाता है। समझ गए दोस्तों? इसके आधार पर ये बात कही गई है। समझ गए? निर्भरताएँ की बात की जाए तो निर्भरताएँ की बात की जाए तो जैसा कि संविधान में ये निर्दिष्ट के रूप में बताया गया है कि दल-बदल के आधार पर ये निर्भरताएँ ये की जाती है। इसी तरह अपना कोई पद त्याग देता है, अपने जगह से पत्र लिख कर देता है अध्यक्ष को या सभापति को, तो वो उसकी सदस्यता उसकी स्थान रिक्त हो जाती है। यदि कोई 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक ये अनुपस्थित रहता है सदन में लगातार, तो इस आधार पर भी उनकी अध्यक्षता स्थान रिक्त होता है। और ऐसे सदस्य की सीटों को रिक्त करनी होती है, बहुत सारे जो न्यायालय के द्वारा चुनाव को अमान्य घोषित होने पर सेवा द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, तब होती है, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा चुन लिया गया हो, तो इस आधार पर भी होती है। ये सब के बारे में मैंने आपको समझाया कि किस-किस आधार पर ये स्थान रिक्त रहता है। चलिए अब समझते हैं कि सांसद द्वारा शपथ के बारे में, कि सांसद द्वारा शपथ के बारे में यही बात बताई गई है कि सांसद को शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा उस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को द्वारा दिलाई जाती है। समझ गए दोस्तों? सांसदों को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति या उसके उद्देश्य, उसके द्वारा उद्देश्य के लिए कोई भी व्यक्ति को नियुक्त करता है यदि, उसके द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। समझ गए दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, सांसद शपथ के लिए बिना किसी बैठक में हिस्सा लेने, मतदान करने व संसदीय विशेषाधिकार और उन मुक्तों का लाभ उठाने का हकदार नहीं होते हैं वो। समझ गए दोस्तों? और इसमें क्या चीज़ का क्या चीज़ का ये शपथ लेते हैं, क्या चीज़ का प्रतिज्ञा लेते हैं, ये देखिए। ये भारत की संप्रभुता को बनाए रखने का ये शपथ लेते हैं। किसकी? भारत की संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। यह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखने के लिए शपथ लेते हैं। श्रद्धा और निष्ठा बनाए के लिए। और तीसरी बात है कि तीसरी बात में ये शपथ लेते हैं कि उसके अपने कर्तव्यों के प्रति वो श्रद्धापूर्वक उस कर्तव्यों को पालन करेंगे। इसके लिए ये शपथ लेते हैं। समझ गए दोस्तों? इसके बाद बात की जाए तो वेतन और इनके भत्ते की, सांसद के द्वारा जो सांसद के लोगों के वेतन भत्ते के बारे में बात कहा जाए तो ये किस पर निर्धारित करता है? ये सांसद पर निर्धारित करता है कि उनके वेतन और भत्ते कितने होंगे। ये सांसद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, सांसद द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों। सांसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम किसके द्वारा दिया जाता है? ये अधिनियम 1954 के तहत इनको प्रदान की जाती है। संविधान में पेंशन का तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन सांसद अपने सदस्यों को पेंशन प्रदान करती है। समझ गए दोस्तों? पेंशन का बात संविधान में नहीं बात बताई गई है, लेकिन सांसद अपने सदस्यों को पेंशन प्रदान करती है। याद रखिएगा दोस्तों। और बात की जाए तो ये लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते की बात की जाए तो ये भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। किस पर? भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। किनका किनका? लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन के बारे में ये संचित निधि पर ये भारित पड़ते हैं। इनके बारे में ये बात कही गई है। समझ गए दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। चलिए अब समझते हैं कि सांसद के पीठासीन अधिकारी के बारे में, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में, जिसमें पहले हम समझेंगे लोकसभा के बारे में, लोकसभा के सभा का अध्यक्ष के बारे में, उनका निर्वाचन और पदावधि किस प्रकार होता है उसके बारे में पहले समझेंगे दोस्तों। समझ गए? या लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो, या लोकसभा के द्वारा
उपस्थित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है। उपस्थित सदस्यों में से निर्वाचित किया जाता है। ये राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करते हैं। चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करते हैं? राष्ट्रपति। समझ गए दोस्तों? चुनाव की तिथि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। निम्नलिखित 3 मामलों में अपना पद ये त्याग सकते हैं। पहली बात है कि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, मतलब उनकी अवधि खत्म हो जाती है या उनको हटा दिया जाता है, तो उस मामले में कि सदन का सदस्य नहीं है। और दूसरी बात कही गई है कि यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना पद त्याग पत्र दे सकते हैं। और लास्ट बात उनके बारे में, पद खाली करने के बारे में बात कही गई है कि लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्य बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि यदि बहुमत के अनुसार सदस्य की यदि बहुमत होती है लोकसभा के, तो उनको उस बहुमत के आधार पर भी उनको हटाया जा सकता है। समझ गए? ये 3 मामले में इनका पद से इनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और समझते हैं इनके अध्यक्ष के बारे में कि और क्या बात इनके बारे में समझते हैं कि ऐसा क्या बात कही गई है। संकल्प ये 14 दिन की अग्रिम सूचना के उपरांत ही इनको प्रस्तुत किया जा सकता है। समझे? मतलब पद से हटाने के लिए इनको 14 दिन पहले ही इनको इन्फॉर्म करना होता है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो अध्यक्ष सदन की बैठक में अध्यक्षता नहीं कर सकता है। मतलब कि जब यदि बात चल रही है हटाने की, तो अध्यक्ष सदन में बैठक वो अपनी अध्यक्षता नहीं करता है। उस टाइम उन पर रोक लगा दिया जाता है। हालांकि इस दौरान तो उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होता है। समझ गए दोस्तों? लोकसभा में और इनकी बात की जाए तो ये लोकसभा के विघटित होने पर अध्यक्ष अपना पद तो रिक्त नहीं करता है, वह निर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन ठीक पूर्व अध्यक्ष बना रहता है। ये इनके बारे में बात कही गई है। चलिए उनकी लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका की बात की जाए तो भूमिका के बारे में यह बात बताई गई है कि यह लोक अध्यक्ष लोकसभा और उसके प्रतिनिधित्व का कौन होता है? प्रमुख होता है। और अध्यक्ष सदन और उसकी समितियों की शक्तियों या विशेष अधिकारों का ये रक्षक माना गया है। किसकी? सदन और उसकी समितियों का रक्षक माना गया है। अध्यक्ष सदन का मुख्य प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामले में उसका निर्णय ही अंतिम, ये प्रमुख प्रवक्ता होता है, इसीलिए सभी मामले में उसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। कैसा निर्णय? ये अंतिम निर्णय कहलाता है अध्यक्ष का। समझ गए दोस्तों? यह अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति एवं समान परियोजना समिति का भी अध्यक्ष माना जाता है। चलिए उनकी शक्तियां की बात की जाए तो शक्ति के क्या क्या स्रोत होते हैं, उनकी शक्ति के स्रोत के बारे में कुछ नजर डालते हैं। स्रोत तो ये तो पहला तो ये भारत का संविधान है, इसके द्वारा इनको शक्ति प्रदान की जाती है। दूसरा, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम हैं, उसके आधार पर इनको शक्ति प्रदान है। तीसरा, संसदीय जो परंपरा चलती आ रही है संसद की, उस आधार पे। और इनके शक्ति और कर्तव्य के बारे में, ये क्या क्या इनको शक्ति और कर्तव्य प्राप्त है, ये तो स्रोत हो गए कि ये किनके द्वारा इनको शक्ति मिलती है। अब इनका स्रोत की बात की जाए तो स्रोत सदन में व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखने का इनको शक्ति दी गई है कि सदन की मर्यादा को ये लोगों के बीच सबको बनाए रखें, इनका यह अति दिया गया है, इनको कार्यभारी इसका सौंपा गया है। और सदन के भीतर वह भारत के संविधान, लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं का अंतिम व्याख्याकार इसे अध्यक्ष को ही माना जाता है। गणपूर्ति की बात की जाए तो गणपूर्ति के अभाव में बैठक को स्थगित भी करता है। मत बराबरी की स्थिति में वह अपना मत दे सकता है, यह स्थगित कर सकता है और ये अपना मत भी दे सकता है यदि मत बराबर हुआ कभी तो। राष्ट्रपति के द्वारा यह आहूत की गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा आहूत की गई संयुक्त की अध्यक्षता ये करता है। सदन के नेता के निवेदन पर वह गुप्त बैठक भी बुलवा सकता है। इनको गुप्त बैठक भी बुलवाने की शक्तियां प्रदान की गई है। समझिए दोस्तों, अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक, धन विधेयक या नहीं, और उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। ये सब विधेयक पर भारत संसदीय समूह को पदेन चेयरमैन के रूप में यह कार्य करता है। यही सब बातें, ये शक्तियां इनको अध्यक्ष को प्राप्त होती है। समझिए दोस्तों,
अब चलिए समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर मतलब कि ये क्या होता है? सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष। सामयिक अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। इनका कार्यकाल की बात की जाए तो यह अस्थायी होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को ये प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुनते हैं। समझ गए दोस्तों? ये आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को ही चुना जाता है। जो वरिष्ठ नेता रहते हैं लोकसभा के अंदर उनको ही चुना जाता है। ये उम्र के आधार पर ही इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलवाता है। कौन शपथ दिलवाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। वह नई लोकसभा की प्रथम बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य यह होता है कि नए सदस्यों को शपथ दिलवाना। जितने भी नए सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति यदि नहीं दिलवा रहे हैं तो वो प्रोटेम स्पीकर इन सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। वह सदन के एक नए अध्यक्ष का चुनाव करने में भी मदद करता है और नए अध्यक्ष को चुने जाने के बाद उसका पद भी स्वतः समाप्त हो जाता है। समझिए दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर के बारे में ये सारी बातें कही गई है। अब चलिए समझते हैं कि लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी पीठासीन अधिकारी की तालिका के बारे में, जो कि इनको चेयरपर्सन कहा जाता है। ये किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? लोकसभा के नियमों के तहत नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष सदन के सदस्यों में से 10 पीठासीन अधिकारी को तालिका के लिए नामांकित किया जाता है। कितने? 10 पीठासीन अधिकारी को नामांकित किया जाता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकता है। सदन की अध्यक्षता ये लोग कर सकते हैं यदि अध्यक्ष अनुपस्थित रहें तो। नया अध्यक्ष पीठासीन अधिकारियों की नई तालिका बनने तक अपने पद पर ये बना रहता है। जब तक नया पीठासीन अधिकारी ना बन जाए तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक इस पैनल में सभी सदस्य अनुपस्थित रहते हैं तो सदस्य की किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करता है। समझ गए दोस्तों? और बात की जाए तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये दोनों की पद रिक्त होता है, उपाध्यक्ष की पद रिक्त होता है, तब पीठासीन अधिकारियों की तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। समझ गए? ऐसी स्थिति में फिर राष्ट्रपति किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। ये राष्ट्रपति फिर अपने कोई अध्यक्ष को नियुक्त करेगा अध्यक्ष के रूप में। चलिए आगे देखते हैं कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में क्या बात कही गई है और कैसे इनको चुना जाता है। लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा द्वारा स्वयं अपने सदस्यों में ये निर्वाचित किए जाते हैं। ये स्वयं अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते हैं और चुनाव की तारीख अध्यक्ष द्वारा ही तय की जाती है। ये अध्यक्ष द्वारा तारीख तय की जाती है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों को संपादित करते हैं। अध्यक्ष का पद यदि रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष उसके कार्यों को संपादित करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। किसकी अनुपस्थिति में? अध्यक्ष यदि अनुपस्थित रहते हैं तो यह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। समझ गए? उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा कि अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है। कौन? उपाध्यक्ष। वह प्रत्यक्ष रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। समझ गए? और ये मत बराबरी की स्थिति में ये अपना मत दे सकते हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो उपाध्यक्ष 3 स्थितियों में अपना पद त्याग सकते हैं। पहला कि लोकसभा का सदस्य न रहने पर, पहला यदि लोकसभा का सदस्य नहीं है तब, और दूसरा अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र के द्वारा ये कर सकते हैं। लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाए जाने पर, ये 3 बात पर ये इनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए अब राज्यसभा की बात करते हैं। अब राज्यसभा के बारे में समझते हैं कि राज्यसभा के बारे में बात क्या बताई गई है। राज्यसभा के सभापति के बारे में बात यह बताई गई है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? पदेन सभापति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का पीठासीन अधिकारी सभापति यही कहलाता है, पीठासीन अधिकारी कहलाता है। उपराष्ट्रपति के पद से
हटाए जाने पर ही उसे सभापति के पद से हटाया जा सकता है। किसके? उपराष्ट्रपति के पद से हटाए जाने पर ही। समझ गए? सभापति सदन का सदस्य ये नहीं होता है। सभापति भी अपने मत होने की स्थिति में ही मतदान कर सकता है। यह भी अपना मतदान कर सकता है। यदि मत इनका भी मत, सभापति का मत बराबर होने की स्थिति में ये अपना मतदान करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये 2 शक्तियां प्रदान की गई है। 2 शक्तियां की बात की जाए तो जो कि सभापति के पास नहीं, ये शक्तियां सभापति को नहीं दी गई है। पहला शक्ति है कि धन विधेयक पर निर्णय अध्यक्ष करना और उसका निर्णय लेना, यह पहली शक्ति दी गई है। दूसरी शक्ति की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में बात कही गई है। ये 2 शक्तियां इनको राज्यसभा का सभापति को प्रदान की गई है। चलिए अब समझते हैं कि राज्यसभा का उपसभापति के बारे में। उपसभापति के बारे में बात कही जाए तो राज्यसभा अपने सदस्यों में से निर्वाचित करती है और उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं बल्कि राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी इनको माना गया है। इनको सीधे उत्तरदायी के रूप में माना गया है। उपसभापति निम्नलिखित कारण से अपने पद को त्याग पत्र दे सकते हैं। पहला कारण लिखिए कि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहने पर। दूसरा, सभापति को लिखित त्याग पत्र देने पर। तीसरा, राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे हटाए जाने पर। यदि ऐसा कि हटाया जाता है तो उनको ऐसा संकल्प 14 दिन के अग्रिम सूचना देने के बाद ही वो प्रस्तुत किया जा सकता है। समझ गए? इसके बाद बात की जाए तो राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका की बात की जाए तो ये राज्यसभा के नियमों के तहत मनोनीत किए जाते हैं। ये उपसभापति की तालिका को ये राज्यसभा के नियमों के तहत मनोनीत किए जाते हैं। सभापति सदन के सदस्यों में से उपसभापति को मनोनीत करता है। किसे? सदन के सदस्यों में से उपसभापति को मनोनीत करता है। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में उनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। सांसद सचिवालय की बात की जाए तो सांसद सचिवालय में बात कही गई है कि सांसद का प्रत्येक सदन का अपना अलग अलग सचिवालय स्टाफ होता है और उस स्टाफ की भर्ती या सेवा शर्तें संसद के द्वारा निर्धारित होती है। इसकी अध्यक्षता सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही नियुक्त एक महासचिव करता है। ये सारी बातें संसद सचिवालय के बारे में बात कही गई है। समझ गए दोस्तों? इसके बाद बात की जाए तो ये संसद के नेता के बारे में कुछ बात करते हैं कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण ये बिंदु को दर्शाते हैं। उनके बारे में देखते हैं। दोनों सदन में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको देखिए। ये देखिए, दोनों सदन में विपक्ष के नेता के बारे में बात कही गई है कि उसका मुख्य कार्य क्या रहता है? सरकार की नीति की उचित आलोचना करना और वैकल्पिक सरकार की व्याख्या करना होता है। दूसरी बात बताई गई है कि वह सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता होता है जिसके पास सदन की कुल संख्या की कम से कम 1/10 सीट होते हैं। उनको कितने सीट होनी चाहिए? 1/10 सीट कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, भारत की संविधान का इसका भारत में के संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। वेतन और भत्ते की बात कही जाए तो वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं कैबिनेट मंत्री के समक्ष ही उनके द्वारा ही निर्धारित की जाती है। और ये दोनों सदनों के विपक्ष नेता के बारे में वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। 1977 में वैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से इसे क्या रूप में बोला जाता है? इसे माइनॉरिटी लीडर के रूप में कहा जाता है। दोनों सदनों के विपक्ष के नेता को माइनॉरिटी लीडर कहा जाता है। और यह ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट के रूप में कहा जाता है। शैडो कैबिनेट, जो कि छाया मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखिए दोनों सदनों में सदन के नेता के बारे में और बातें क्या कही गई है। दोनों सदनों में सदन के नेता के बारे में बात कही गई है कि इनका संसदीय कार्यकलापों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसका संसदीय कार्यकलापों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। यह भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है और यह सदन के नियमों का इसमें इसका वर्णन है। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता, इसका मतलब अर्थ की प्रधानमंत्री होता है यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है। दूसरी बात कही गई है कि राज्यसभा में भी सदन का नेता एक मंत्री होता है जो राज्यसभा का सदस्य होता है। वह प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। यह सदन के उपनेता को भी मनोनीत किया जाता है। समझिए दोस्तों।
और यह संयुक्त अमेरिका में इसको क्या कहते हैं, मेजोरिटी लीडर के रूप में, मेजोरिटी लीडर मतलब बहुमत का नेता के रूप में जाना जाता है। समझ गए दोस्तों। इसके बाद समझते हैं कि व्हिप क्या है। व्हिप क्या है, मतलब इप्सर्ड, इप्सर्ड को व्हिप कहा जाता है। इसका ना तो संविधान में, ना ही सदन के नियमों, ना ही संसदीय संविधि संविधि या कानून में उल्लेखित किया गया है। समझिए दोस्तों, ये कहीं उल्लेखित इसका नियमों का नहीं है। यह संसद सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। संसद की सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। संसद में सत्तारूढ़ या विपक्षी दल या दोनों का अपना अपना व्हिप होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा एक सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेवारी अपने दल के सदस्यों के उपस्थिति सुनिश्चित करने या उसका समर्थन करने तो समर्थन हासिल करने के लिए ये किया जाता है। वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। सदस्यों में अपेक्षा की जाती है कि वह सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है इन पर। समझ गए दोस्तों। चलिए अब सदन के सत्र के बारे में समझते हैं कि सदन के सत्र में कुछ बिंदु है जो कि उस बिंदु के बारे में समझा जाए। सदन के सत्र के बारे में बात की जाए तो पहले आप लोगों ने सुना होगा कि आहूत कर दिया, सदन का आहूत कर दिया। सदन का आहूत करना मतलब कि सभा में हाजिर होने का आदेश। समझ गए। इसकी बात की जाए तो ये प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। कौन? राष्ट्रपति। संसद के प्रत्येक सदस्य को आमंत्रित कौन करता है? ये राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया जाता है। यह संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह समानता वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र? 3 सत्र। बजट का सत्र कब से कब रखा गया है? ये फरवरी से मई तक रखा गया है। मानसून सत्र कब से रखा गया है? जुलाई से सितंबर में रखा गया है। शीतकालीन सत्र कब रखा गया है? नवंबर से दिसंबर तक में रखा गया है। ये 3 सत्र होना चाहिए। संसद का सत्र सेशन प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान के मध्य के समयावधि है, जो कि अवकाश एक सत्र के सत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समय अवधि को अवकाशित करते हैं। समझिए, ये देखिए अवकाशित करते हैं ये। नेक्स्ट समझें तो स्थगन के बारे में। स्थगन मतलब यही हुआ कि सदन का बैठक या बैठक से कोई भी जुड़ा कार्य होता है और कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है, तो उसको स्थगन कहा जाता है। समझ गए। और अनिश्चित काल के लिए जो स्थगन होता है, वह अनिश्चित काल के लिए, इसके अंतर्गत सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, मतलब कोई निश्चित समय उसका नहीं रहता है। इनमें सदन को यह बताए बिना ही स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आरंभ किया जाएगा या आहूत किया जाएगा। यह सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। समझ गए। या किसी विधेयक या विचाराधीन कार्य को प्रभावित नहीं करते हैं। किसी विधेयक या विचाराधीन कार्य को प्रभावित नहीं करता है। सत्रावसान की बात की जाए तो सत्रावसान मतलब कि सदन की बैठक और सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। सदन को बैठक को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। यह भी किसी विधेयक या विचाराधीन कार्य को प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है। यह किसी विधेयक या विचाराधीन कार्य को प्रभावित नहीं करता है, याद रखिएगा। सभी जो लंबित नोटिस हो रहते हैं, नोटिस सत्रावसान पर ये लैप्स या व्यापगत हो जाते हैं या अगले सत्र में नया नोटिस इनको देना पड़ता है। यही सब सत्रावसान के बारे में इसका तात्पर्य है। विघटन के बारे में समझिए कि विघटन किसे कहा जाता है। विघटन मतलब ये देखिए, विघटन मतलब यहाँ अर्थ हुआ कि विघटन मौजूदा जो सदन है, सदन की संपूर्ण अवधि को समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। यह केवल लोकसभा का ही विघटन होता है। लोकसभा 2 कारणों से विघटित किया जाता है। पहला, स्वतः विघटन हो जाता है, मतलब कि जब इसका 5 वर्ष पूरा हो जाता है तब यह स्वतः विघटन हो जाता है। नहीं तो दूसरा, या जब राष्ट्रपति को सदन को विघटित करने का निर्णय ले लेता है तब विघटित होता है। विघटन के निर्णय के बाद उसमें परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन उसमें नहीं किया जाता है। जब लोकसभा विघटित हो जाती है तो लोकसभा या उसकी समितियों की समझ लंबित विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, याचिका आदि सहित सभी कार्य समाप्त अर्थात उनको लैप्स कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। विघटन का मतलब यही है। समझ गए दोस्तों। चलिए इसके बाद समझते हैं संसद के संबंधित कुछ अनुच्छेद के बारे में बात कही गई है, उसके बारे में समझते हैं। संसद के संबंधित अनुच्छेद क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, 79 में बात कही गई है अनुच्छेद। अनुच्छेद की बात की जाए तो
अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद का गठन के बारे में, संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, सभा की संरचना के बारे में। 81 में बात कहा गया कि लोकसभा की संरचना। 82 में बात कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। जनगणना के बाद समायोजन। अनुच्छेद 83 में बात कही गई है सदनों की अवधि के बारे में, सदनों की अवधि के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 84 में सांसद की सदस्यता की योग्यता के बारे में, सदस्यता की योग्यता के बारे में बात कही गई है। 85 में सत्र, संसद के सत्र। 85 में बात कहा गया है संसद के सत्र के बारे में, सत्रावसान के बारे में, सत्रावसान। फिर उसके बाद बात की गई है विघटन के बारे में, विघटन। इसके बाद इसके बाद 86 में अनुच्छेद 86 में बात कही गई है राष्ट्रपति का दोनों सदनों के संबंधित, दोनों सदनों को संबोधित करने के बारे में, संबोधित करने के बारे में या संदेश देने के अधिकार के बारे में बात कही गई है। इसके बाद 87 में बात कही गई है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन के बारे में। अनुच्छेद 87 में बात कही गई है कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन के बारे में, राष्ट्रपति का विशेष संबोधन के बारे में। अनुच्छेद 88 में बात कही गई है कि दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार के बारे में, अटॉर्नी जनरल के अधिकार के बारे में बात कही गई है सब। उसके बाद बात किया जाए तो ये सारे समान बात कही गई है और कई इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। सांसद के पदाधिकार गण के बारे में बात की गई है, जो कि 89 में, अनुच्छेद 89 में बात कही गई है सभा के सभापति उपसभा के बारे में। अनुच्छेद 89 में सभापति और उपसभापति के बारे में, उपसभापति के बारे में। अनुच्छेद 90 में राज्यसभा के उपसभापति की रिक्त के बारे में। 90 में किसकी बात की गई है? उपसभापति की पद की रिक्ति के बारे में, पद की रिक्ति के बारे में बात कही गई है। इसी तरह निम्नलिखित 104 तक अनुच्छेद बताया गया है। चलिए आगे लिख लीजिए। अनुच्छेद 91 में बात कही गई है सभापति के कर्तव्यों के बारे में, सभापति के कर्तव्यों के बारे में। अनुच्छेद 92 में बात की गई है सभापति उपसभापति के पद से हटाने का कोई संकल्प के बारे में, पद से हटाने का कोई संकल्प
संकल्प के बारे में। इसके बाद 93 में बात कहा गया है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अभी 104 तक हम लोगों को लिखना है, आप लोग लिखते चलिए, मैं सारे को नोट डाउन करवा रहा हूँ। अभी यहाँ बारिश हो रही है, हो सकता है बारिश की आवाज़ जारी होगी। इसके बाद अनुच्छेद 94 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के बारे में बात कहा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 95 में बात कहा गया है इसकी अध्यक्ष के पद के कर्तव्य का पालन करने के बारे में। अध्यक्ष के पद के कर्तव्य को पालन करने के बारे में, के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 96 अनुच्छेद में आता है 96 नहीं, इसके बाद ये 96 अंतर्गत नहीं आता है, ये 97 लिखिए। 97 में सभापति उपसभापति के बारे में। सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में। वेतन भत्ते के बारे में अनुच्छेद 98 में बात कहा गया है कि सांसद के सचिवालय के बारे में। सांसद का सचिवालय के बारे में। इसके बाद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात कही गई है 101 से 104 के बीच में, जो कि इसके बाद अनुच्छेद सदस्यों की अयोग्यता के बारे में बात कही गई है। अयोग्यता के अंतर्गत 101 से 104 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। 101 में क्या कहा गया है? सीटों की रिक्ति के बारे में। सीटों की रिक्ति के बारे में। रिक्ति के बारे में। अनुच्छेद 102 में सदस्यता के निहरता के बारे में, निहरताएं के बारे में। इसके बाद अनुच्छेद 103 में बात कहा गया है कि सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों के बारे में, निहरताएं से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय के बारे में। निर्णय के बारे में 104 में अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुच्छेद 99 के अधीन जो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा करने से पहले अहित होते हुए या निर्धारित किए जाने पर बैठने और मतदान करने के लिए जो दंड दिए जाते हैं उनके बारे में। इनके अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने और प्रतिज्ञा करने से पहले अहित ना होते हुए या निर्धारित किए जाने पर किए जाने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड के बारे में। किसके लिए? बैठने और मतदान करने के लिए दंड के बारे में बात कही गई है। ये सारे अनुच्छेद संसद से संबंधित हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान के संशोधन हुए हैं
जो संसद से रिलेटेड है उसके बारे में समझते हैं। उसके बाद देखा जाए तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम ये 1976 में हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन के अधिनियम से जाना जाता है। इसमें वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर बात बताई गई थी कि इस 71 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2001 में एक तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया था। इसके बाद 61वां संशोधन अधिनियम 1988 में हुआ था, जो कि इसमें बात कही गई थी कि इसमें निष्कर्ष आया कि मतदान की आयु जो 21 वर्ष है वो 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष इसके द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद संविधान संशोधन 84वां 84th संशोधन अधिनियम 2001 में हुआ। 2001 में वर्ष 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए वर्ष 2026 तक सीटों का आवंटन पर रोक लगा दिया गया था। फिर उसके बाद 87th संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था, जिसमें कि राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पुनर्निर्धारण के आधार पर वर्ष 2001 की जनगणना होगी, ना कि 1991 की होगी। किनको आधार बताया गया कि निर्वाचन क्षेत्र को पुनः धारण करने का आधार बताया गया 2001 जनगणना को। समझ गए? ये बात याद रखिएगा। इसके बाद एक और संशोधन हुआ था जो कि 2020 में हुआ था। ये देखिए 104वां संशोधन अधिनियम हुआ, 2020 में हुआ है। लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि में वृद्धि के लिए किया गया इसके द्वारा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये यह लोकसभा और विधानसभा के लिए अंग जो भारतीय हैं उन भारतीयों को नामित करने के लिए इसमें प्रावधान का विस्तार नहीं करता है, इसके बारे में ये बात बताई गई है। ये हम लोगों ने आज पढ़ा समझा लोकसभा राज्यसभा के बारे में। ये वीडियो आपका रहेगा पार्ट 1 के नाम से, पार्लियामेंट पार्ट 1, जो कि संसद पार्ट 1 भाग 1 के नाम से दिया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे और पार्लियामेंट के बारे में, जो कि अदर नेक्स्ट क्लास में वो वीडियो पार्ट 2 के नाम से आएगा। चलिए ठीक है, आप लोगों ने क्या समझा, कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।